हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका महाभूता एकेडमी के अंदर। मैं हूं अभिषेक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मेरा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था ना, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था कि इंडिया में कैसा सिस्टम है। इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। बार बार बोला मैं ये बात। क्यों बोला? क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है ना, वो जुडिशरी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट है। अब इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कहीं से खनन होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो हम भैया जुडिशरी के पास चले जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। हमारी इंडिपेंडेंस जो आई थी वो आई थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे और उससे पहले हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। कब हो गया था, कैसे हो गया था, सब बताऊंगा। पर आप इतने बात याद रखना कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना रेडी हुआ था तब हम आज़ाद नहीं थे, तब हम कॉलोनी थे। क्या थे? कॉलोनी। किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। और जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान बनाने के अंदर जो गवर्नमेंटल पावर है वो ब्रिटिशर्स की होगी कि ब्रिटिशर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स को सपने थोड़ी आ रहे हैं। वो थोड़ी चाहते थे कि तुम्हारा संविधान बने। वो तो चाहते थे कि सारी उम्र तुम हमारी कॉलोनी बन के रहो, सारी उम्र तुम हमारे कंटेम्प्रेरी बन के रहो। पर हमारे कुछ बहुत महान लोग, जिनको हम फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम स्कॉलर्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा, लड़ाई लड़ी और मुद्दा उठाया कि नहीं भैया, हमारे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं अंदर भी ये बात आनी शुरू हो चुकी थी, मन में भी ये बात आनी शुरू हो चुकी थी, और हालात देख के भी ये पता चल रहा था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कौन बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन? मैं बना दूं? अभिषेक बना देगा कॉन्स्टिट्यूशन, या आप बना दोगे, या गांधी जी बना देंगे, या बाल गंगाधर तिलक बना देंगे? कौन बना देगा? नहीं। संविधान जो बनाया जाएगा ना, वो बनाया जाएगा, एक संस्था होगी जिसका नाम होगा संवैधानिक सभा, पॉपुलरली नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये हमारी संविधान को बनाएगी। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब संवैधानिक सभा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यार कि हमें संवैधानिक सभा तो बना दो, हम बना लेंगे अपने आप हमारा संविधान। तो संवैधानिक सभा की लड़ाई लड़ने की शुरुआत और मांग करने की शुरुआत, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बता दो, सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने जो संवैधानिक सभा की मांग रखी वो थे हमारे आदरणीय श्री बाल गंगाधर तिलक। 1895 सबसे पहली मांग रखी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको आगे और भी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। कभी कभी इतना डीप में एग्जामिनर नहीं जाता, वो आपको सीधा एक ये नाम पूछ लेता जो कि एम एन रॉय जी हैं। अगर यही सिर्फ क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली आंसर यही रहेगा। पर पहले सबसे पहले जो डिमांड रखी गई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई थी। उसके बाद हमारे 1922 में लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। 1928 नेहरू कमेटी। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि नेहरू कमेटी जो थी हमारी, नेहरू कमेटी के द्वारा हमारी संवैधानिक सभा की मांग कब रखी गई थी? तो 1928 में रखी गई थी। नेहरू कमेटी का क्या योगदान है, कैसा योगदान है भारत की आज़ादी में, कहां पर हमारे संविधानिक बनने में या फिर एक्ट्स आने में क्या योगदान है, वो सब मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है, मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा दूंगा। पर अभी के लिए याद रखना कि नेहरू कमेटी ने भी 1928 में बोल दिया था हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ताकि हम हमारा संविधान बना सकें और तुम लोग यहां से जाओ यार, अब बहुत हो गया, बहुत दिमाग खराब हो गया हमारा, हमने तुम्हें बहुत 200 साल रख लिया, अब तुम यहां से जाओ। अब आता है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले तो अगर ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ एम एन रॉय दिया हुआ है, तो यस, पहली डिमांड हमारे एम एन रॉय के द्वारा रखी गई थी। अगर क्वेश्चन यू पूछ लेते कब रखी गई थी, 1934 में रखी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम एन रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कब रखी गई थी। और अगर यू पूछ ले सबसे पहली बार कब रखी गई थी, और ये बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू कमेटी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा एम एन रॉय। ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? एम एन रॉय जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे, जिन्होंने कम्युनिज्म की शुरुआत की थी, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे कॉलोनियल भारत के अंदर, तो इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो क्या होता है ना, सबने बोला कि ऐसी एक सभा हो जिसमें संविधान बन जाए, ऐसी एक जगह हो मिलजुल के संविधान बना ले, हमें अब संविधान की आवश्यकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वर्ड किया ना, यूज किया ना, वो हमारे एम एन रॉय ने किया कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके लिए हमें सभा चाहिए। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्ड यूज किया गया वो हमारे एम एन रॉय के द्वारा किया गया, इसलिए एम एन रॉय की प्राथमिकता ज्यादा है। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड का प्रयोग करते हुए सबसे पहले जो मांग करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है। आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टी के रूप पे ये तो इंडिविजुअल्स आ गए हैं, एक कमिटी आ गई है। ये देखो, जैसे बाल गंगाधर तिलक हमारे क्या है? इंडिविजुअल है। मोहनदास करमचंद गांधी के इंडिविजुअल हैं, एम एन रॉय के हैं हमारे इंडिविजुअल हैं, नेहरू कमेटी है। लेकिन आपसे यूं पूछ ले कि पार्टी के तौर पर सबसे पहले डिमांड किसने रखी गई थी, तो पार्टी के तौर पर सबसे पहले रखी थी स्वराज पार्टी ने।
स्वराज पार्टी ने जाके कहा था कि भैया हमें संवैधानिक सभा चाहिए। क्यों चाहिए भैया? संवैधानिक सभा इसलिए चाहिए ताकि हम हमारा संविधान बना सकें और हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर एक सुप्रीम अथॉरिटेबल बुक बना सके, और उसके हिसाब से गवर्नर तुम यहां से जाओ यार, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टी के तौर पर सबसे पहले स्वराज पार्टी, और संवैधानिक सभा की मांग, संवैधानिक सभा वर्ड यूज करते हुए हमारे एम एन रॉय, जनरली सबसे पहले हमारे बाल गंगाधर तिलक जो कि 1895 के अंदर, और मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा 1922 के अंदर, और नेहरू कमेटी के द्वारा 1928 के अंदर। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस ने कब करी थी। तो ये बात ध्यान रखना कि 1935 के अंदर कांग्रेस ने भी मांग कर दी थी हमें संवैधानिक सभा चाहिए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो दो ही इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। एक तो हमारी स्वराज पार्टी जिन्होंने पार्टी के तौर पर सबसे पहले मांग करी, दूसरे हमारे एम एन रॉय जी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्ड यूज करते हुए सबसे पहले मांग करी, वो हमारे एम एन रॉय। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे आप लगे रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका मोटो अगर आर एस प्री है जो 2 फरवरी को है, कब है? 2 फरवरी को। अपने लगे रहेंगे ना, पेपर निकलवा देंगे, आपका पेपर डन हो जाएगा, बीच में दिक्कत ही नहीं आएगी। आप अभी सोच रहे हो कितना धीरे तेज, पर क्या होता है ना, कभी कभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि पेपर में जब बैठते हो धूम मच जाती है। सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स वगैरह जिनके भी वेटेज होते हैं जो आपको 100+ स्कोर करने में मदद करेगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जब 1935 में कांग्रेस पार्टी की डिमांड आ गई कि हमें भी संवैधानिक सभा चाहिए, तो थोड़ी सी अब बातें चाहते ऊपर होनी शुरू होगी। कैसे ऊपर होनी शुरू होगी अभी बताता हूं आपको। कि अब 1935 में बोल दिया कांग्रेस पार्टी ने भी कि हमें क्या चाहिए, एक संवैधानिक सभा चाहिए। अब क्या हुआ कि जो संवैधानिक सभा आएगी उसके इलेक्शन कैसे होंगे, उसके अंदर कौन बैठेगा, मैं बैठूंगा, तुम बैठोगे, 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, 50,000 होंगे, या कोई नहीं होगा, क्या होगा? ब्रिटिशर्स होंगे या हम होंगे, इंडियंस होंगे, अदर यूरोपियन कंट्रीज होगी, लॉर्ड बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं था। 1938 में आदरणीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं, और जवाहरलाल नेहरू बन के आते हैं किसके? कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के आते हैं, ठीक है। कांग्रेस में थे, लीडर भी रह चुके हैं कांग्रेस के, काफी सारे इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों का अध्यक्षता भी करी है। तो जवाहरलाल नेहरू 1938 में आते हैं और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, और आके कहते हैं कि हमारी जो संवैधानिक सभा होगी ना भैया, जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, क्यों इलेक्ट कर रहे हैं? ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना पाए। ये जो हमारी संवैधानिक सभा होगी वो यूएएफ यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेस पर डिसाइड होगी, यूएएफ के बेस पर। अब यूएएफ क्या होता है कि जब हमारी सभा बनेगी, अब सभा के लिए नॉमिनेशन आएगा कि मैं भी सभा का मेंबर होना चाहता हूं, मैं भी सभा का मेंबर होना चाहता हूं। नॉमिनेशन के लिए फिर उसके बाद इलेक्शन होता है, क्योंकि सबको नहीं बिठा सकते। ये जो इलेक्शन होगा ना, ये यूएएफ के बेस पर होगा। अब यूएएफ क्या होता है कि सबको वोट करने का अधिकार है, सबको वोट का अधिकार है, ये यूएएफ होता है। तो ये जो सबको वोट करने का अधिकार है, ये चाहते थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कि हमारी अगर संवैधानिक सभा बने, उसके अंदर जो भी आए बैठे, और वो अगर वोटिंग से डिसाइड होकर आ रहा है तो उसको हर व्यक्ति वोट करे, ताकि कल को भारत का संविधान अगर ये संवैधानिक सभा बनाए, भारत का संविधान अगर ये संवैधानिक सभा बनाए, तो किसी भी आम आदमी को यूं ना लगे यार इस संविधान के बनने में मेरा योगदान नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। मान लो 50 लाख लोगों ने वोट किया, 50 लोग वहां पर आके बैठे और 50 लोगों ने संविधान बनाया, तो कहीं ना कहीं 50 लाख लोगों को यूं लगेगा कि यार मेरा योगदान है इसमें, क्योंकि मैंने भी इस व्यक्ति को संवैधानिक सभा तक पहुंचाने के लिए वोट किया है। तो ये बात याद रखना कि यूएएफ के बेस पर डिसाइड होगी। ये बात किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब बोली थी? 1938 में बोली थी। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। और 1938 में यूएफ के बेस पर डिसाइड होगी, ये बात किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये बातें याद रखना। क्या होता है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इस पर थोड़ा फोकस किया करो आप, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाता है कि यूएफ की मांग की भी संवैधानिक सभा यूएफ पे डिसाइड होगी। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू। कब कही थी? 1938 में। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब अंग्रेजों के कान में थोड़ी जूं रेंगनी शुरू हुई कि यार हमें ना इनको बना के देनी पड़ेगी वरना हमें खा जाएंगे। तो एक ऑफर लेके आए। उस ऑफर का नाम था ऑगस्ट ऑफर। क्या था? ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर था, 1940 में ले गए। ये ऑगस्ट ऑफर जो आया था वो 8 अगस्त 1940 को आया था। इस ऑफर के अंदर क्या था? ब्रिटिशर ने कहीं ना कहीं ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी, मान ली थी कि चलो ठीक है तुम संवैधानिक सभा बना लो। पर इसके ऑफर के अंदर एक प्रॉब्लम थी। पहली बात तो अगर आपसे यूं पूछें कि पहली बार डिमांड कब एक्सेप्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो जी हां बिल्कुल 8 अगस्त 1940 ऑगस्ट ऑफर के अंदर ही हुई थी। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने ये बात हमें आके बोली कि ठीक है अभी 8 अगस्त 1940 को तुम लोग संवैधानिक सभा बना लो, तब उन्होंने कहीं पर भी संवैधानिक सभा वर्ड यूज नहीं किया था। इसको स्टार लगा लो। सीधा सीधा स्टेटमेंट बन जाता है कि देयर वाज नॉट अ वर्ड यूज्ड इन, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्ड यूज्ड इन ऑगस्ट ऑफर। यस, नो वर्ड वाज यूज्ड इन इट। कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया संवैधानिक सभा जैसा। बस उन्होंने बोला था कि हाँ हाँ बना लो तुम्हारा संविधान बना लो। पर हाँ ये भी सत्य है कि पहली बार एक्सेप्टेंस हुई थी तो वो 8 अगस्त 1940 अगस्त ऑफर के अंदर ही हुई थी संविधान बनाने की, लेकिन वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया था। ये बात आप ध्यान रखना।
फिर वर्ड का इस्तेमाल कब किया गया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी जब आप मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये कहोगे भी तू तो इतना तो बता गया हमें कि 8 अगस्त 1940 को पहली बार संवैधानिक सभा बनाने की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन बीच में ये भी बोल रहे हैं कि वहां पर हमारे संवैधानिक सभा वर्ड यूज नहीं किया गया था। तो भाई ये भी बता दें कि संवैधानिक सभा वर्ड यूज कब किया गया था। तो वो किया गया था हमारा क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर 2 साल बाद क्या है, हाँ, इनके जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे उनका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे इनकी अध्यक्षता के अंदर हमारा आया था क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर। इसमें बोला, ये बेसिकली आया था ये बताने के लिए कि जो संवैधानिक सभा हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं, जो आगे जाके भारत का संविधान बनाएगी, वो कैसे इलेक्ट होगी। तो क्रिप्स मिशन साहब 1942 में आके यूं बोलते हैं कि वो इलेक्ट होगी इनडायरेक्टली। देखो वैसे तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्शन आगे का टॉपिक होता है, पर आपको बेसिकली थोड़ा डीप में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं। देखो 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसके अंदर जनता सीधा सीधा वोट करती है, जनता सीधा सीधा वोट करती है। इनडायरेक्ट क्या है, जिसके अंदर जनता के रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्शन लेते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है, एक डायरेक्ट लेते हैं, एक इनडायरेक्ट लेते हैं। एक आते हैं हमारे एमएलए का इलेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन में वोटिंग करी होगी, 110% करिए वोटिंग, बिल्कुल करिए। एमपी के इलेक्शन में वोटिंग करी होगी। जहां पर आप सीधा जाके वोट करते हो ना, वो होता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन। क्या कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करी है? भाई हम ही सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है, तो क्या राष्ट्रपति इलेक्शन में आप वोट करते हो? नहीं, उसमें आपके जिताए हुए एमपी जाके वोट करते हैं, एमएलए जाके वोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके वोट कर रहे हैं, हमारा योगदान है पर डायरेक्टली योगदान नहीं है। तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और यही इलेक्शन इन्होंने बोला था कि तुम्हारा संवैधानिक सभा के अंदर हम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? संवैधानिक सभा के अंदर हम तुम्हारा इंडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि इंडायरेक्ट इलेक्शन की पहली बार बात किसने करी? तो यस सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में प्रेसिडेंटशिप में आए हुए क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर ये बात करी कि तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसका इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, वैसे ही वहां के इंडायरेक्ट इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन वोट करेगा? तो भाई साहब उनमें वोट करेंगे हमारे लोअर हाउस के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है हमारा, उसके लोअर हाउस के मेंबर्स वोट करेंगे। यानी कि अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो 2 तरह के लेजिस्लेचर होते हैं, एक होता है हमारा सेंटर का, एक होता है हमारा स्टेट का। ठीक है, अब सेंटर स्टेट दोनों में हायर हाउस भी होता है, लोअर हाउस भी होता है। वो जब हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब आपको कंप्लीटली बताऊंगा, अभी के लिए जान लेना। एक तो हायर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होता है। ये जो लोअर हाउस है ना, इस लोअर हाउस के मेंबर्स वोट करेंगे किन लोगों को? जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाके बैठना चाहते हैं। कि मान लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ नाम के 26 लोगों ने सोचा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटें कितनी संवैधानिक सभा में? 6 हैं। इन 6 लोग जो सिलेक्ट करेंगे 26 में से, वो ये लोग होंगे जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंसेस का देखो, हाँ एक और बात, प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, सेंटर नहीं है ये। ठीक है, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस होगा उसके मेंबर इसमें आगे वोट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोअर हाउस के मेंबर्स यहां पर आके हमको वोट करेंगे। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली, 3 चीजें पढ़ ली कि 1938 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए बोला कि संवैधानिक सभा का जो चुनाव होगा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर होगा। दूसरी बात, अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर में बोला पहली बार डिमांड एक्सेप्ट कर ली आपकी, जी हाँ आप लोग संवैधानिक सभा बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार क्रिप्स मिशन आया 1942 में, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, जिन्होंने एक बात बोली कि भैया तुम्हारा जो चुनाव होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोअर लेजिस्लेचर आपको आगे वोट करेंगे, सॉरी मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ द लोअर हाउस आपको आके वोट करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन कैसा था? भाई साहब इनडायरेक्ट इलेक्शन था। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि कौन लोग होंगे? क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोअर हाउस के मेंबर्स होंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग पहली बार किसने करी थी कि संवैधानिक सभा वैसे डिसाइड होगी? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की मांग पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और हाँ एक बात और याद रखना कि इसके अंदर फिर उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है भैया तुम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लो, यानी कि वर्ड के रूप में पहली बार इस्तेमाल करते वो क्रिप्स मिशन था। नॉन वर्ड की पहली बार डिमांड एक्सेप्ट हुई, वर्ड यूज नहीं हो, तो वो हमारा अगस्त ऑफर था। मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट डीप में समझाया। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट टॉपिक वॉपिक वैसे तो आएगी नहीं, अगर आ जाए तो यार कमेंट में मेंशन कर दिया करो, मैं दे दूंगा जवाब सर। ठीक है, तो अगला आता है एम एन रॉय। एम एन रॉय वो व्यक्ति याद है आपको, 1934 का टाइम था, कम्युनिस्ट पार्टी चलाते थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करी, जिन्होंने वर्ड यूज किया तो वही एम एन रॉय है ये। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, वैसे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया
तो इसके फादर माने जाते हैं हमारे एम एन रॉय जी। एक बात ध्यान, अगर आप क्वेश्चन लिखने के अगर शौकीन हो, अगर आपको लगता है कि मेरी वो बहुत ख़राब है कि भी मैं आंसर्स नहीं बना पाता हूँ, मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, मैं पोर्ट्रे नहीं कर पाता हूँ पेपर के ऊपर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, तो उनके लिए क्वेश्चंस बीच बीच में लिखे हुए इनको लिख लेना, और मुझे आप भेजना चाहो तो भेज देना, मैं ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, तो ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हो, मैं वहाँ पर चेक कर लूँगा सारा कि भी कैसे किसने लिखा है। तो न्यू ह्यूमनिज्म ऑफ एम एन रॉय, ये क्वेश्चन है कि भी एम एन रॉय के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था न्यू ह्यूमनिज्म, वो क्या था वो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस मिशन में क्या बात बोली गई थी, 38 में क्या बोला, 40 में क्या बोला, 42 में क्या बोला, 36 में क्या बोला, पहली बार मांग किसने करी, दूसरी बार किसने करी। तो आगे चल सकते हैं हम, बिल्कुल चल सकते हैं। अब सुनो, अब बोला कि एक वर्ड आया बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो जब हमारी सीट जो होती है ना, फॉर एग्जांपल 100 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, 100 सीटें, 100 में से जो है वो 40 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, क्या है, रिजर्व्ड है, ठीक है। और 40 सीट में से कुछ एससी को देनी है, कुछ एसटी को देनी है, कुछ ओबीसी को देनी है, कुछ ईडब्ल्यूएस को देनी है, कुछ एमबीसी को देनी है, और ऐसे करके हमें कुछ रिजर्वेशन देने हैं, ठीक है। 40% का रिजर्वेशन हमें बांटना है, यानी कि इन सबको मिला जुल के हमने 40 सीटें देनी है, ठीक है, और सबको हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे देनी है। तो कैसे देंगे, तो हम ऐसे देंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम देंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है। अगर मान लो इनकी 100% पॉपुलेशन मानूं और पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड करूं कि भी मैं 10 10 10 10 एंड 60, तो सबसे ज्यादा तो रिजर्वेशन मिलेगा वो एमबीसी को मिलेगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि रिजर्वेशन देना पॉपुलेशन के बेस पर, जितनी परसेंट उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन को दे देना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शन में जो रिजर्वेशन दिया गया था वो दिया गया था हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर। ये बात ध्यान रखना कि संवैधानिक सभा में जो रिजर्वेशन दिया गया था कि इतने तो सीटें तो हम रिजर्व रखेंगे, इतने बैकवर्ड क्लासेस से आएंगे, इतने फलाना फलाना से आएंगे, वो सब हमारा रिजर्व कैसे था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि व्हाट काइंड ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन, तो भाई साहब आंसर होगा उसका क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हमारा जो सब कुछ हो गया, हमने हो गया। अब एक क्या हुआ कि अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये आ जाता है कि हमारी संवैधानिक सभा बेसिकली चुनी कौन से प्लान के बेस पर गई, 1938 जवाहरलाल नेहरू के कहने पर चुनी गई, या अगस्त ऑफ 1940 के कहने पर चुनी गई, या फिर 1942 क्रिप्स मिशन कहने पर चुनी गई, नहीं, वो चुनी गई हमारी 1946 के अंदर। कब चुनी गई, 1946 के अंदर, और कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर। किस पर, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर। तो इसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रिकमेंडेशन किसकी लगी थी, तो भाई साहब कैबिनेट मिशन की। कौन सा साल था जिस दिन बनी, 1946 में बनी, ठीक है। और कैसी थी, इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, तो ये बात ध्यान रखना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये रामबाण वाली लाइन है, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी, इसको नोट कर लेना। इट वॉज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, ये बात ध्यान रखना, पार्शियली इलेक्टेड थी एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये बात आप याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तीसरा साल कौन सा था, 1946 था। चौथा प्लान कौन सा था, तो कैबिनेट मिशन प्लान था। ये बातें याद रखनी है बस, आप और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जब पहली बार संवैधानिक सभा बनी ना, तो उसमें जो मेंबर्स थे वो 389 मेंबर्स थे। टोटल कितने थे, 389। कितने थे, 389। 2-3 बार बोलो, 389 389 389 389 389। तो 389 मेंबर्स थे। अब उनमें से कुछ मेंबर्स हमारे इलेक्टेड थे, कुछ मेंबर्स हमारे नॉमिनेटेड थे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। आधी इलेक्टेड थी और आधी नॉमिनेटेड थी। 389 टोटल मेंबर्स थे। अब 389 में से जो 296 थे वो इलेक्टेड थे, ठीक है। और इलेक्शन कैसा होगा, जाहिर सी बात है, सबको पता है, भाई ने बता दिया हमको, इंटरेक्ट होगा, ठीक है। अब भाई आपको एक और बात आता है कि नॉमिनेटेड भी थे इसके अंदर, तो होगी ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है इसके अंदर आपको। तो पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। 389 टोटल मेंबर्स, तो उसमें से 296 जो थे वो हमारे कैसे थे, वो थे हमारे इलेक्टेड। इसमें से 93 थे वो हमारे कैसे थे, वो थे हमारे नॉमिनेटेड। ये बात ध्यान रखना। अब इलेक्शन तो कैसे होगा, इंडायरेक्टली होगा, और कौन करेंगे, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लोअर हाउस। आपको पहले ही बता चुका कि मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हमको इलेक्ट करेंगे। किसने बोला था, 1942 क्रिप्स मिशन ने।
अब ये बातें बार बार रिपीट करने वाली नहीं होती, पर चलो ठीक है, आपके थोड़े माइंड में बैठ जाएंगी, इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ। बाकी तो मुझे पता है आप लोग वेरी लर्नर लोग हो। तो ये हमारा इंडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये मैं बता चुका। नॉमिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, आइए चलिए। नॉमिनेशन कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा? नॉमिनेशन। तो 93 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, और जो 296 होंगे वो हमारे इलेक्टेड होंगे। टोटल मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने बैठेंगे? 389। जो 389 लोग दिमाग लगाएंगे, घुसा घुसा के हमारा संविधान बना देंगे, जिसको आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब 296 जो इलेक्टेड होंगे ना, वो आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई, वैसे तो आपको पता होगा, पर कोई बिल्कुल ही यार पहली बार ही पढ़ रहा है, मेरे को कुछ ही नहीं पता कि कौन सा ब्रिटिश इंडिया, तो उनके लिए 1 मिनट का छोटा सा एक्सप्रेशन है, ध्यान लगा के सुन लो। देखो ये मैंने बनाया इंडिया, शेप पे मत जाना, ऐसे ही समझाऊंगा मैं तो, ठीक है। अब इसके बीच में जो बॉक्सेस होंगे ना, ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस जो है ये तो है हमारे ब्रिटिश इंडिया। क्या है? ब्रिटिश इंडिया कि ऐसी जगहों पर जहां पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। क्या था? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ये ब्रिटिश इंडिया, ये भी ब्रिटिश इंडिया, और ये भी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अगर मैंने जो गोले बनाए हैं, ये गोले वो हैं जहां पर मैं के लिख रहा हूं। के का मतलब होता है किंग्स। यहां पर रियासतें थी हमारी, राजाओं की रियासतें थी। कोई मान लो आमेर रियासत, ठीक है। कोई मान लो मेवाड़ रियासत, ठीक है। कोई मान लो मराठास, ठीक है। और कोई मान लो गायकवाड्स, चोला, चालुक्यास। तो ये सब हमारी रियासतें थी। जो रियासतों से लोग आएंगे वो तो सारे जो लोग होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। जो हमारे ब्रिटिश इंडिया से आएंगे वो सारे होंगे हमारे इलेक्टेड। ब्रिटिश इंडिया में बैठते थे हमारे गवर्नर्स, वाइसरॉयज और हमारे जनरल्स, ये सारे ब्रिटिश इंडिया में। रियासतें जहां पर काम करती थी वहां पर थे किंग्स के मंत्री। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। ये सारा जो था, इस सारे को मिला के हम कहते थे इंडिया। इसमें से ब्रिटिश इंडिया वो था जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, और जो हमारे किंग्स था वो हमारे किंग्स प्रिंसली स्टेट्स कहते थे उनको। जो प्रिंसली के वाले वो सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस यही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे चलते हैं अपने। तो हमें यह पता चल गया कि इलेक्शन कहां से होगा और नॉमिनेशन भी कहां से होगा। कि हमारा इलेक्शन जो होगा वो ब्रिटिश इंडिया से होगा और नॉमिनेशन किंग्स करेंगे। पर किंग्स के बारे में एक रूल है, वो ध्यान रखना कि किंग खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। ये रूल था, किंग कैन नॉट नॉमिनेट इटसेल्फ। राजा खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, राजा खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता, नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना बस। तो 93 पीपल आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स वेयर किंग कैन नॉट नॉमिनेट हिमसेल्फ, बट पीपल विल बी नॉमिनेटेड बाय द किंग्स। 296 विल बी फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, दे विल बी इलेक्टेड एंड इलेक्शन विल बी डन इनडायरेक्टली। पीपल विल बी इलेक्टेड बाय द लोअर हाउस ऑफ द प्रोफेशनल लेजिस्लेचर। वी नो दिस इंफॉर्मेशन बाय द सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन 1942। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी आएगी तो लिख देना भाई, कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब आ जाओ हमारे यहाँ पर इधर कि भाई ये आते हैं नीचे कि इलेक्टेड मेंबर हमारे कितने थे? 296 में से जो 292 पीपल थे ना, वो तो आए थे गवर्नर प्रोविंसेस में से। कि जब पर मैंने बोला कि ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी 2 पार्ट थे, एक तो थे गवर्नर प्रोविंसेस और एक थे हमारे कमिश्नर प्रोविंसेस। आपको गवर्नर प्रोविंसेस नहीं याद रखने क्योंकि वो 292 है। आपको सिर्फ 4 कमिश्नर्स याद रखने हैं, DACB। कौन कौन से? DACB, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। कौन सा? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, आपको इतना याद रखना है। तो कुल मिला के 292 थे। 292 में से 292 किस में थे? वो किसी में नहीं थे, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आपको स्कॉलर नहीं बनना, आपको सिर्फ अफसर बनना। उसके लिए जानने की जरूरत है। आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि ब्रिटिश इंडिया में से जो 296 लोग इलेक्ट हुए थे, उसमें से हाई कमिश्नर कितने थे? तो वजह 4 थे। कौन से? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। कौन से? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। कौन से? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। सब में से एक एक आया था, 1 2 3 और 4। ये चारों जाके वहां पर बैठ गए थे। तो ऐसे करके हमारे टोटल 389 मेंबर्स हो गए थे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 389 को आप निकाल लोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास बनता है कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों का कितने कर रहे थे? तो भाई साहब 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर था, ये ध्यान रखना, ठीक है। 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर था, ये बस पूछ लेना। ये आपको पहले ही बता चुका कि भी मैं इंडायरेक्टली इलेक्टेड थी, इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं है। इलेक्टोरल कोलाज आपको बता चुका मैं सारा कि भी मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्ट करेंगे, जो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था हमारे 1942 के द्वारा क्रिप्स मिशन के अंदर। इसमें भी क्या बताऊं मैं बार बार, ये सब पहले ही बता चुके हैं। तो थ्योरी लिखी हुई है, आपको समझने से मतलब है। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा था? मैनर ऑफ इलेक्शन मैंने आपको बता दिया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये भी बताता हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जहां पर रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन,
यही तो होता है भाई, जहाँ तक मेरी समझ है, और इतनी समझ में आपको भी काम बन जाएगा। एसटीवी और था, बस ध्यान रखना, सिंगल ट्रांसफर लोड। अब क्या होता है आगे बताएंगे, एक बार के लट लो इसको यार, क्योंकि यार अब ये क्या है कि एसटीवी का टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है। राष्ट्रपति जब आएगा ना, आपको इतना अच्छा एसटीवी समझाऊंगा कि अपने टीचरों को जाकर समझा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैनर ऑफ इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और हमारा बाय द सिस्टम ऑफ मैनर ऑफ सिंगल ट्रांसफर लोड। ये लाइन आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसी थी, पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। कितने मेंबर थे भाई साहब नॉमिनेटेड में थे जी 93, और इलेक्शन में कितने 296 में से अगर मैं 4 कमीशन निकाल दूं कितने बच गए 292। 4 कमीशन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमको। उसके बाद मैं चलता हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँ 93 मेंबर हमारे नॉमिनेटेड थे, तो वो कहाँ से थे, वो थे हमारे किंग्स से, यानी कि प्रेसिडेंट से। लेकिन रूल क्या था प्रेसिडेंट का, राजा खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे चलते हैं। आगे आपको ये बताता हूं कि हमारे ना, जो मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, इस रिप्रेजेंटेशन के बीच में रिजर्वेशन किस किस को मिला था। मैंने आपको ये बताया ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे रिजर्वेशन किसको मिला था, तो रिजर्वेशन बांटा हमने 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहले तो बांटा मुस्लिम्स को, दूसरा बांटा सिख्स को, और तीसरा बांटा जनरल को, ठीक है। अब इसके बेस पे कैसे था कि मुस्लिमों को जितनी सीटें रिजर्व हुई थी वो सीटें थी 78, कि 78 सीट किसको रिजर्व है, मुस्लिम्स को। 4 सीटें किसको रिजर्व है, सिख्स को। 210 सीटें किनकी है, जनरल की। तो 210 प्लस 78 प्लस 4 करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 292। क्या आ जाएगा, 292। तो ये 292 जो आंसर आ जाएगा, 292 हमारे, आपको पता लग गया हो कितने लोग हैं इलेक्टेड। ये इलेक्टेड लोग हमारे कितने हैं, 292, है ना। 296 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 लोग तो हमारे भाई साहब कहां से हैं, हाई कमिश्नर से। देखो यार, ये जो नंबरिंग वंबरिंग जहां पर आ जाते हैं ना, वहां पर टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है। 2 तरीके इसको पढ़ने के, या तो आप बिल्कुल डीप में चले जाओ कि यार मेरे को तो इन्होंने बताया कि 296 सीटें हैं, माइनस कर दो 4 में हाई कमिश्नर वाली, 292 बच जाती है। अब इन 292 में से 210 हमारे जनरल हैं, 4 हमारे सिख हैं, और 78 हमारे मुस्लिम्स हैं। ये भी तरीका है। या फिर सिंपल रट भी सकते हो कि कोई आपसे रीजनिंग नहीं पूछेगा इसके पीछे रीजनिंग क्या आती है। मैं दोनों तरीकों से पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो हमने देखा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना था। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे 78 सीटें हमने मुस्लिम्स को दे दी, 4 सिखों को दे दी, 210 जनरल ने रख ली, और 292 सीटें पूरी होगी। 4 हमारी वो हो गई जो हमारी हाई कमिश्नर की 296 होगी। 93 हमारी कौन सी है, 93 हमारी किंग्स के द्वारा जो नॉमिनेट की गई है, वो टोटल होगी भाई साहब 389 सीटें। दोनों ऑप्शन आपके सामने, जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। अब इलेक्शन होना था, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन जब हुआ तो इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त, और साल था इसका कौन सा, 1946। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, इलेक्शन कब हुआ था। तो जुलाई में या अगस्त में, जुलाई अगस्त इसलिए लिखा क्योंकि लंबा चला था इलेक्शन, 1946 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें, मुस्लिम्स को कितनी सीटें थी जो कि उनके मुस्लिम्स के लिए रिप्रेजेंटेशन थी, 78। अब ये तो रिजर्वेशन था जो मैंने ऊपर पढ़ाया था। अब मैं आपको बताऊंगा पार्टियां कौन कौन सी जीतती हैं, ठीक है। 73 सीटें लेके गई थी मुस्लिम लीग। क्या लेके गई थी, मुस्लिम लीग। 73 कितनी लेके गई थी, मुस्लिम लीग। 208 सीटें जीती थी कांग्रेस। 208 सीटें कौन जीती, कांग्रेस, ठीक है। तो यानी कि 208 कौन जीती, कांग्रेस, और 73 कौन जीती, मुस्लिम लीग। और बाकी की जो 15 सीटें थी छोटी मोटे ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट लोग जीत गए। 208 में से 208 जीत गई कांग्रेस, 73 जीत गई मुस्लिम लीग, और हमारी जो बाकी की 15 सीटें बचती हैं वो जीत गए हमारे स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट छोटे मोटे लोग जीत गए। ऐसे करके हमारी पूरी सीटों पर इलेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी कांग्रेस में से कैसे कैसे जीते थे। वैसे तो बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है, पर देख लो यार, कांग्रेस में से यार 199 लोग तो जनरल सीटों पर जीत गए। सीटें रिजर्व कितनी थी, 210 में से 199 तो कांग्रेस जीत गई उसमें से। मुस्लिम्स के लिए कितनी सीटें थी, 78 रिजर्व की थी हमने। 78 में से 73 तो कौन जीत गई, मुस्लिम लीग, ये लिखा हुआ ऊपर। और बची हुई 3 कौन जीत गई, कांग्रेस, ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। अब 6 के लिए कितनी थी, 4 सीटें रिजर्व थी, 4 में से 3 कौन जीत के लेगी, कांग्रेस। हाई कमिश्नर की कितनी थी, 4 थी, 4 में से 3 कौन लेगी, कांग्रेस। तो ये जो मैंने 199 3 3 3 है, ये सारे कांग्रेस का बाइफरकेशन है। फिर वही सेम बात रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा डाटा में घुसने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी डेटा क्या करता है ना, हम समझने की कोशिश तो कुछ करते, समझ कुछ और आ जाता है। मेन फिगर ये है 73 208 199 3 3 3, ठीक है। फिर भी आपको जानना हो तो मैंने सारा बता दिया कि 210 जनरल सीटें रिजर्व थी, उसमें से 199 कांग्रेस लेगी। 78 मुस्लिम लीग के 78 मुस्लिमों को रिजर्व थी, उसमें से 73 मुस्लिम लीग लेगी, और 3 कांग्रेस लेगी। 6 के लिए 4 थे, उसमें से 3 कांग्रेस लेगी, और हाई कमिश्नर के लिए 4 थे, उसमें से भी 3 कांग्रेस लेगी, ठीक है। यहां तक आप ध्यान रखना।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आता है, कभी कभी घुमाने के लिए दे दिए जाते हैं। देखो यार, जब देश आजाद होने की स्थिति पे था तब कन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे थे। मुस्लिम को साइड से कन्फ्लिक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, और हिंदुओं की तरफ से जो थे हमारे इंडिया की तरफ से, उनमें से सबसे बड़ा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दोनों ही बंदे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं थे, ये बात ध्यान रखना। ना ही हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, ना ही हमारे मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, डिड नॉट पार्टिसिपेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा ब्रीफ और दे तो यार, मेरा दिल नहीं मानता कि आप बीच में कहीं पे रह जाओ। देखो, हमने ये बात किया कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, पीआर होगा। अब पीआर के बेस पर हमें क्या करना है? सीटों को रिजर्व करना है। तो सीटों को रिजर्व किस किस में करेंगे? मुस्लिम्स में 6 में, इसमें करेंगे ना सबसे पहले तो, मुस्लिम्स में 6 में, और जनरल की। देखो, मुस्लिम की जो सीटें थी वो 78 रिजर्व करी थी, 6 की 4 रिजर्व करी थी, और जनरल की 210 रिजर्व करी थी। या तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत साहब। अब इसके बाद क्या होता है कि 78 में से जो 73 सीटें थी वो तो लेगी मुस्लिम लीग, ठीक है, और बची और 3 सीटें जो थी वो 3 सीटें लेगी कांग्रेस। सिख की 4 थी, उसमें से 3 लेगी कांग्रेस। 210 जनरल की, तो उसमें से 199 लेगी कांग्रेस। ये बात ध्यान रखना बस। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस। एक तो ये फैक्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि गांधी जी ने और हमारे जिन्ना ने, दोनों ने संवैधानिक सभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक ये फैक्ट हो गया कि जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, ये दो नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने रिजाइन कर दिया था संवैधानिक सभा के इलेक्शन से। क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था संवैधानिक सभा के इलेक्शन से। तो हमारे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से हो गए? पहला तो महात्मा गांधी जी और साथ में हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने क्या कर दी? दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ऐसे कौन से 2 व्यक्ति जिन्होंने रिजाइन कर दिया था? तो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर? तो 15 महिलाएं थी, कि जो 389 मेंबर्स थे उसमें से 15% कौन से थे? महिलाएं थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये दक्षियायनी वेलादुवन, कौन सी? ये वाला पॉइंट, दक्षियायनी वेलादुवन। अगर आपसे ये पूछ ले ओनली दलित वुमेन टू बी इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो दक्षियायनी वेलादुवन। और कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया? तो 15 वुमेन वर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बाकी ये नाम है अमू स्वामीनाथन, बेगम अजीज रसूल, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जेवराज मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, ये बहुत फेमस है भैया। महिलाओं के लिए जितना विमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उतना शायद ही किसी महिला को मैंने आज तक करके देखते हैं। राजकुमारी अमृत कौर, कभी समय मिले तो इनके बारे में पढ़ना। रेणुका रे, सरोजनी नायडू आप सब जानते हैं, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और एनी मस्करन, ठीक है। तो ये अब हमारे जो सुचिता कृपलानी है, ये स्टेट की पहली सीएम, महिला सीएम के रूप में सर्व कर चुकी हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारी विजयलक्ष्मी पंडित जा चुकी हैं। राजकुमारी अमृत कौर ने हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया था। तो अलग अलग पोर्टफोलियोज है। मेन पॉइंट ये है कि दक्षिणी वेलादुवन वॉज द ओनली दलित वुमेन, और 15 महिलाएं हमारी किसमें थी? संवैधानिक सभा में थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, तो जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्शंस करवा दिए हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अभी संवैधानिक सभा बन भी जाएगी कल, और फिर वो हमारा संविधान बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखो, 30-20 मिनट की क्लास है, पर मैं एश्योरिटी देता हूं। क्या देता हूं? एश्योरिटी, कि नथिंग विल बी आउट फ्रॉम दिस, सब कुछ ऐसा होगा जो आपने पहले पढ़ रखा होगा। आपको लिटरली यूं लगेगा कि नोट्स आपके आंखों के सामने आ रहे हैं जब क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन सेट करवाएंगे ना, अभी क्या, मैं इसके साथ क्वेश्चन सेट देने भी आपको शुरू कर दूंगा, जिसके अंदर आपको लास्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व करना, कमेंट्स में आंसर करना, और मैं अगले दिन 5 मिनट 10 मिनट लेक्चर शुरू होने से पहले क्वेश्चन भी करवा दूंगा। देखो, प्रीलिम्स का तो एक ही रामबाण होता है भैया, चाहे वो कोई से प्रीलिम्स हो, वो है प्रैक्टिस एमसीक्यू। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप। सब कुछ कैसे पढ़ोगे? सब कुछ पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। यू कैन स्टडी ओनली यूजफुल एंड वी विल हेल्प यू इन दैट। और आपने देखा होगा कि मैं कुछ भी बिटवीन द पॉइंट्स नहीं चल रहा। मेरे ही नोट्स हैं जो मैं आप जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बिटवीन द पॉइंट नहीं चल रहा, सब कुछ टॉप टू बॉटम चल रहा है। सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसा मैंने खुद ने पढ़ा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ना चाहता। आपके सारे पेपर निकल जाएंगे। और जुडिशरी की भी वीडियोस डलनी शुरू हो गई हैं। राहुल सर आपको वहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। उनके नोट्स पढ़ लो आप, ठीक है। उनके नोट्स पढ़ने के बाद उनके एमसीक्यू कर लो। मैं आपको 100% एश्योरिटी देता हूँ, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो रिमेंबर, वी गॉट योर बैक। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, बाय बाय।